गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति और उसका विस्तार स्टार्ट किया है। आज से हम लोग भूगोल के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। तो स्थिति और विस्तार से आप क्या समझते हैं? स्थिति से मतलब होता है कि किसी वस्तु की लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं या आपकी स्थिति क्या है, तो आप बताएंगे कि मैं जो है जिस शहर में आप रहते हैं, शहर का नाम बताएंगे, गली का नाम बताएंगे, मोहल्ले का नाम बताएंगे। उसके बाद इस तरह से आप अपनी स्थिति को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को ग्लोब के बारे में समझना होगा। किसके बारे में? ग्लोब के बारे में, क्योंकि बिना ग्लोब के भारत की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में समझेंगे। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब किसे कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना होता है जो कि पृथ्वी की तरह ही एकदम दिखता है, लेकिन यह छोटे फॉर्मेट में होता है। ग्लोब, इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ग्लोब जो है यह पृथ्वी का नमूना होता है। क्या होता है? पृथ्वी का नमूना। इसी को हम लोग ग्लोब कहते हैं। सिंपल सी भाषा में इतना समझिए कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का नमूना होता है। ग्लोब पर दो तरह की लाइनें बनी रहती हैं। दो तरह की लाइनें ग्लोब पर बनी रहती हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होता है वर्टिकुलर लाइन। ठीक दोस्तों, वर्टिकुलर लाइन। ठीक, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है वर्टिकुलर लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं हिंदी में इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और इसको जो है वर्टिकल लाइन को हिंदी में कहते हैं, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं। एक क्षैतिज रेखाएं होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन्हीं को हम लोग, क्षैतिज रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वर्टिकुलर लाइन होती है, इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा। ठीक है। ग्लोब, पृथ्वी का नमूना ग्लोब कहलाता है। ग्लोब पर दो तरह की लाइनें होती हैं या दो तरह की रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग अलग अलग करके अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखा की बात करते हैं। अक्षांश रेखा, यहाँ लिख देता हूँ, अक्षांश ये है हमारा अक्षांश रेखा। बात करते हैं अक्षांश रेखा की। तो अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो
विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं या विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इसको सबसे पहले यहीं समझ लेते हैं, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, हमारा पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश या इसी को भूमध्य रेखा। भूमध्य का मतलब ही होता है पृथ्वी को मध्य से काटना, यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी को इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर भी कहा जाता है। इक्वेटर भी कहा जाता है और इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, इक्वेटर किसे कहते हैं और विषुवत रेखा किसे कहते हैं। यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रेखाएं वास्तविक रूप से नहीं है कि वास्तविक कोई रेखा हो जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटे। ये एक नियमावली के तरीके से बनाया गया है। ये अवास्तविक रेखाएं हैं, सिर्फ ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। जैसे ये हो गया भूमध्य रेखा, तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे ये एक गोला है, ठीक, ये गोला है। अगर हम इसको बीचों बीच दो बराबर भागों से काट देंगे तो क्या होगा? दो अर्धगोलों का निर्माण होगा। जैसे एक ये अर्धगोला और एक ये अर्धगोला होगा ना, समझ में आ रहा है? अगर एक पूरा गोला है उसको हम लोगों ने बराबर भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में, तो दो अर्धगोलों का निर्माण होगा। क्या होगा? ये अर्धगोले हैं, अर्धगोले, दो अर्धगोलों का निर्माण होगा, ठीक। और इसी जो अर्धगोला है, इन्हीं अर्धगोलों को, जैसे इसको दो बराबर भागों में बांट दिया तो इन्हीं अर्धगोलों को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे, ये है पृथ्वी हमारा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा काट रही है आप लोग बताएंगे? तो ये 0 डिग्री, जिसी को भूमध्य रेखा भी भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काट रही है, ठीक है। उसके बाद तो क्या होगा? ये दो बराबर भागों में बट गया, ठीक। तो इसके ऊपर का जो भाग है ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और नीचे का जो भाग है ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतना समझ में आया? अब अगर आपसे कोई पूछे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो आप लोग बता ले जाएंगे सीधे सीधे, एकदम सिंपल भाषा में दिखाई दे रहा है। भारत की स्थिति कहाँ पर है? भारत कहाँ स्थित है? तो भारत जो है, अगर भारत की बात करेंगे तो भारत हमारा कहीं यहीं कहीं लोकेटेड है, इधर ही कहीं भारत हमारा लोकेटेड है। तो कहने का मतलब है भारत जो है भूमध्य रेखा के ऊपर के साइड है। अगर ऊपर के साइड है तो यानी कि वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो आप लोग बता ले जाएंगे कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक पॉइंट यहाँ से निकल आया कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे अक्षांश रेखा की। हम लोग अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे थे। तो अक्षांश रेखा जो है अक्षांश रेखा की परिभाषा की बात करेंगे तो वे रेखाएं
वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। ठीक, भूमध्य रेखा के क्या होती हैं? समांतर होते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा में समान अक्षांशीय कोण बनाते हैं। पश्चिम से पूरब दिशा में, यानी कि पश्चिम से पूरब दिशा में, पश्चिम से पूरब दिशा में समान अक्षांशीय कोण बनाते हैं, समान अक्षांशीय कोण बनाते हैं, अक्षांशीय कोण बनाते हैं, अक्षांशीय कोण बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अक्षांश रेखा के बारे में समझ में आ गया। हाँ, एक पॉइंट थोड़ा सा और आप लोग समझ लीजिए। आइए बताते हैं, नीचे आइए। देखिए, जैसे जब हम लोग मानचित्र पर किसी चीज़ को दर्शाते हैं तो मानचित्र इस तरीके से कुछ होता है। जैसे ये हो गया, तो इसमें इस तरीके से कुछ हम लोग मानचित्र पर, क्योंकि ये फ्लैट होता है, अब मानचित्र में इस तरीके से हम लोग दिशाओं का निर्धारण करते हैं। जैसे जो ऊपर की ओर रहता है उसको हम लोग उत्तर दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर दिशा कहते हैं। जो नीचे की तरफ रहता है इसको हम लोग दक्षिण दिशा कहते हैं। और दाहिने हाथ की तरफ पूर्व दिशा, यानी कि दीवार से सट जाएंगे तो दाहिने हाथ की तरफ जो भी दिशा आएगी उसको पूर्व दिशा कहेंगे, और इसके विपरीत वाला ये हो जाएगा पश्चिम दिशा। इस तरीके से हम लोग दिशाओं का निर्धारण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, ये कहने का तात्पर्य रहता है अक्षांश रेखा कि पश्चिम से पूरब की तरफ समान अक्षांशीय कोण बनाते हैं। जैसे ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। यहाँ आइए इस वाले डायग्राम पर, ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इसके समानांतर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर ये जो रेखाएं हैं इसके समानांतर हैं। पश्चिम से पूरब दिशा की ओर जो भी जितने भी समानांतर रेखाएं हैं समान कोण बनाते हुए, इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, जिसको सीधे सीधे देसी लैंग्वेज में बोल दें, होता नहीं है खड़ी लाइन, पड़ी लाइन, तो जो पड़ी वाली लाइन होती है ग्लोब पर उसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट निकल के आता, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कुल अक्षांश कितने होते हैं। कुल अक्षांश कितने होते हैं? अगर कुल अक्षांश की बात करें तो आप लोग जवाब देंगे 181। ठीक है, कुल अक्षांश की बात करें तो 181, और अगर कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179। अब आप पूछेंगे कि सर जी 181 कुल अक्षांश है तो फिर अक्षांश रेखा है 179 कैसे हो गए? तो भैया ये जो ध्रुव है यहाँ और यहाँ, ये रेखाएं नहीं हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव है, ये तो बिंदु हो गया है। दक्षिणी ध्रुव है तो ये रेखाएं नहीं है, ध्रुव जो है वो बिंदु की तरह है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से अगर अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो 181 बताना है, और अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 179 बताना है। ठीक है, अब समझ में आ गया? ठीक, अब हम लोग अगला बात करेंगे भूमध्य रेखा के बारे में। ठीक, क्या बात करेंगे? भूमध्य रेखा। ठीक है, स्लाइड में जगह कम पड़ा, दूसरा स्लाइड लगा। अब हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में। आइए, देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा की परिभाषा होती है। देशांतर रेखा किसे कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, ये पृथ्वी है, ये है उत्तरी ध्रुव, और ये है
दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जैसा कि परिभाषा बता रहा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को, जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं इन्हीं को देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हो गए देशांतर रेखा। तो अब आप लोगों से कोई पूछेगा कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो आप लोग बता ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, और एक पॉइंट निकल के आता है कि एक देशांतरों के बीच कितनी दूरी होती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, जैसे एक देशांतर ये है, एक देशांतर ये, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? तो दूरी जो होती है देशांतरों के बीच में, दूरी जो होती है वो होती है 111 समथिंग कुछ किलोमीटर होता है, लेकिन आप लोग 111 किलोमीटर याद कर लेंगे। कितना? 111 किलोमीटर। ठीक है, हम लोगों ने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में समझा, जाना और पढ़ा। ठीक है, और एक पॉइंट निकल के आता है, जैसे जो उधर पीछे था गोलार्ध था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता होती है, इसी नाते उत्तरी गोलार्ध को स्थली गोलार्ध भी कहा जाता है। बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि स्थली गोलार्ध किसे कहते हैं, तो इसको नोट करके आप लोग लिख लेंगे कि उत्तरी गोलार्ध को स्थली गोलार्ध भी कहते हैं। तो स्थली गोलार्ध भी कहते हैं, स्थली गोलार्ध भी कहते हैं, स्थली गोलार्ध भी कहते हैं, स्थली गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, स्थली गोलार्ध भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्थल की प्रधानता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, स्थल की प्रधानता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या था? भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो हम लोगों ने अक्षांश रेखा पढ़ा, देशांतर रेखा पढ़ा, भूमध्य रेखा पढ़ा, और एक पॉइंट हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला था कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तब आप लोग जवाब दे देंगे। ठीक है, आप लोग क्या बताएंगे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और क्वेश्चन पूछें कि ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली, या इस तरह से ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट निकल के आता है, जैसे ये है पृथ्वी है, ये 0 डिग्री रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में अच्छे से भी एक क्लास में देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। जो हमारा सूर्य रहता है वो
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, ये कभी इसके ऊपर नहीं जाता है। ठीक इस तरह से सूर्य जो होता है इसी के बीच में रहता है, हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। कहने का मतलब ये जो है, ये एरिया जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर गर्मी अधिक होती है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। ठीक इसके ऊपर और भी हैं, हमको अभी यहाँ पर जो है इतने से ही काम है कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि भारत जो है किस जोन में पड़ता है, किस कटिबंध में पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ जो है ये क्या होता है, उष्ण कटिबंध जोन माना जाता है। क्या माना जाता है? उष्ण कटिबंध जोन इसको कहते हैं। इस जोन में जितने भी देश आते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय या उनको जो है उष्ण कटिबंध जोन के अंतर्गत रखा जाता है। तो जैसा कि हमने बताया अभी, हमारा भारत कहाँ पड़ता है, तो हमारा भारत जो है यहाँ लोकेटेड है। कहाँ है? कहीं यहीं पर लोकेटेड है, यही कहीं। तो हमारे भारत को ये जो कर्क रेखा है ये 2 बराबर भागों में बांटती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कहने का मतलब आधा भाग तो उष्ण कटिबंधीय जोन में रहता है और आधा भाग जो है उसका उपोष्ण कटिबंधीय जोन में रहता है। हम लोग एक डिटेल क्लास में जोन के बारे में पढ़ेंगे, कटिबंधों के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ इतना समझ लीजिए कि आधा भाग उष्ण कटिबंध में रहता है, आधा भाग जो है उपोष्ण कटिबंध में रहता है। तो इसी नाते हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो किस कटिबंध में स्थित है, तो भारत जो है भारत जो है वो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। क्या उसको एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि उष्ण कटिबंध में ही है कि उपोष्ण कटिबंध में है, ये वो दोनों में है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि भारत जो है उष्ण व बड़ा कम आता है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है तो आप लोग बता ले जाएंगे तो भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। हमने भारत के बारे में 2 चीज़ जाना ग्लोब के माध्यम से। अब भारत की जो है अगर कोई पूछता है भारत किस गोलार्ध में है तो हम लोग जवाब देंगे कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि भारत जो है वो उष्ण व उपोष्ण जोन में स्थित है, उष्ण उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक, ये हमने कुछ मेजर चीज़ें भारत के बारे में जाना। और हम लोग भारत के बारे में जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जो रटने वाली चीज़ें हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। आइए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये हो गए कुछ चीज़ें जो भारत के बारे में ज़रूरी हैं। जैसे ये भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल, इसकी क्षेत्रफल की बात करें अगर, क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। क्या? भारत का क्षेत्रफल। और अगर भारत के आकार के बारे में कहें कि भारत का आकार कैसा है तो आप लोग बता ले जाएंगे कि भारत जो है, भारत का आकार जो है वो कैसा है। आप लोगों ने मानचित्र देखा होगा, नहीं देखा है? मानचित्र अपने कमरे में रखिए। और भूगोल पढ़ना है तो आप लोगों को मैप बहुत ज़रूरी है। तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। किस तरह से है? चतुष्कोणीय है। ये कुछ चतुष्कोणीय, ये कुछ 1 लाइनर फैक्ट हैं भारत के बारे में जो परीक्षाओं में कभी कभार पूछ ले जाते हैं। जैसे भारत किस तरह से है, आप लोग अगर रैंडमली मैप देखेंगे तो भारत कुछ इस तरीके से भारत का मैप दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरीके से। यानी कि कहने का मतलब चतुष्कोणीय है, 1 2 3 4। ठीक, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत जो है चतुष्कोणीय। और अगर पूछ ले कि भारत प्रायद्वीपीय भारत किस तरीके का है
प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये वाला एरिया जो है इसी को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो इसको आप लोग जवाब देंगे कि त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसको लिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हम बोल दे रहे हैं, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग भारत घेरे हुए है? कितना है बताएंगे आप लोग? तो विश्व का कितने प्रतिशत भाग भारत घेरा हुआ है? तो ये जो है भारत विश्व का 2.4% भूभाग घेरा हुआ है। कितना? 2.4% भाग जो है भारत घेरा हुआ है। ठीक, ये हो गया है भारत के बारे में कुछ मेजर चीज़ें। अभी भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर था, लेकिन अभी अगर जनगणना तो हुआ नहीं है हाल ही में, 2011 के जनगणना के अनुसार जो था, 2011 की जनगणना नहीं, जैसे जो पहले जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत जो था दूसरे स्थान पर था जनसंख्या की दृष्टि से। पहले स्थान पर चाइना था। और जो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पर है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया भारत के बारे में। हाँ, एक पॉइंट और बच रहा है भारत के बारे में, जैसा कि भारत का अगर हम लोग विस्तार जानेंगे तो भारत का पश्चिम से पूरब का विस्तार, जैसे ये भारत है, मान लीजिए भारत का मैप है, ये पूरब हो गया, ठीक, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अभी मैंने मैप के माध्यम से बताया। अब जैसे अगर पूछ ले कि पश्चिम से पूरब का विस्तार कितना है, इधर से यहाँ तक भारत का विस्तार कितना है, यानी कि पश्चिम से पूर्व का विस्तार, या ऐसे सकते हैं पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है भारत का? तो आप लोग बताएंगे कि पश्चिम से पूर्व जो है भारत 2933 किलोमीटर है। कितना फैला हुआ है? 2933 किलोमीटर। ठीक, अगला निकल के आता है कि उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिणी विस्तार हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हमारा टॉपिक ही है भारत की स्थिति और विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार जो है ये 3214 किलोमीटर के लगभग है, 3214 किलोमीटर। ठीक, पश्चिम से पूरब विस्तार 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? ठीक, ये मैप के माध्यम से बताना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे जो है बात करेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु हैं, जैसे कहाँ से कहाँ तक भारत फैला हुआ है, इसके बारे में हम लोग मैप के माध्यम से जानेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए मैप के माध्यम से समझते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। तो हम लोग सबसे पहले भारत का मैप बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा बहुत अगर गलती भी रहेगी तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सबसे पहले भारत का मैप क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारे भारत का मानचित्र है। थोड़ा बहुत अगर गलती हुआ हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ये रफ हैंडली बनाया हूँ, अच्छा बनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये चीज़ आगे रहेगा, ये इस तरह से छोटा रहता है। ठीक है, तो आइए, जैसा कि हम लोगों ने बात की कि पश्चिम से पूरब का विस्तार, ये अंतिम बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है यहाँ। ठीक, ये पूरब है,
पूरब में भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु, जो सबसे पूर्वी बिंदु है, इसको हम लोग किबिथु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम है किबिथु। किबिथु, किबिथु है। यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, एपी से याद कीजिए, आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है सबसे पूर्वी बिंदु। अगर हम पूछें कि अच्छा बताइए, ये तो भारत है, तो भारत ये एकदम सबसे पूर्वी बिंदु है, तो यहाँ से कोई ना कोई देशांतर रेखा जाती होगी। तो कहेंगे हाँ सर जी जाती है। तो आप उस देशांतर रेखा का नाम बताएंगे। तो जो ये सबसे अंतिम बिंदु पे जो देशांतर रेखा है उसको 97 डिग्री और 25 मिनट, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से जाती है। ये इसका अंतिम जो छोर है, यहाँ जो है, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सा? पूर्वी देशांतर रेखा जाती है। ठीक, पूर्व के बारे में हम लोग जान लिए। इस भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग पश्चिम को देखेंगे। पश्चिम में जो भारत का पश्चिम बिंदु है, ये गुजरात का गुहार मोती या गुहार मोता, कुछ ऐसे करके नाम है, देख लीजिएगा। ये गुहार मोती में स्थित है। कहाँ? गुहार मोती। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ गया है उसी तरह से इधर से भी, मतलब इसी तरह से देशांतर रेखाएं ऐसे जाती रहती हैं। ऐसे देशांतर रेखाएं ऐसे 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 देशांतर रेखाएं, कई सारी देशांतर रेखाएं। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों देशांतरों के बीच में भारत स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, ये हो गया। तो कहने का मतलब है अगर इसके चौड़ाई की बात करें भारत के, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्या? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की चौड़ाई है। अब लंबाई देखते हैं, तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल रेखाएं रहेंगी, तो इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो किस अक्षांश के बीच में है? तो यहाँ जो है इस बिंदु को कहते हैं, सबसे जो उत्तरी बिंदु है इसको कहा जाता है इंदिरा काल। क्या कहते हैं? इंदिरा काल कहते हैं। इंदिरा काल। यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंदिरा काल। क्वेश्चन पूछता है, छोटे एग्जाम में भी पूछता है, बड़े एग्जाम में भी पूछता है। अंतिम बिंदु, दूरस्थ सुदूरस्थ बिंदु से क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो है इंदिरा काल, ये कितने डिग्री पर स्थित है? तो ये 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हो गया इंदिरा काल। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन कहते हैं। कैप कैमोरिन, या कन्याकुमारी में स्थित है कैप कैमोरिन। लेकिन इसको मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु नहीं माना जाता है, ये मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इसको इंदिरा पॉइंट माना जाता है। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित। ये है कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। ये कहाँ स्थित है? तो इसका लोकेशन है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसका लोकेशन है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी बिंदु हो गया। इसका नाम क्या है? इंदिरा काल। उसके बाद दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी।
पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका नाम है कीबिथु। और पश्चिमी की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका नाम है गुहार मोती। इस तरह से आप लोगों से भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। सॉरी, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब देंगे कि इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक। इसी को पारसेक या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा। इंदिरा पॉइंट को पारसेक, पिग्मेलियन और लाहेफिंग के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और इसको जो है ये कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन। इसमें बता दूं बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल में कन्फ्यूजन होता है कि उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा काल। तो यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल में, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल में उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल कहते हैं और दक्षिणी बिंदु को जो है वो इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और पूर्वी बिंदु को कीबिथु इसको, और पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पढ़ लिया जैसे कि पश्चिम से पूरब का विस्तार। यहाँ देख लें, यहाँ से विस्तार का कहने का मतलब था यहाँ से यहाँ तक का विस्तार। तो यहाँ से यहाँ तक का विस्तार जो था ये 2933 किलोमीटर था, जैसा भी हमने बताया कि पश्चिम से पूरब का विस्तार। तो ये गुहार मोती से कीबिथु तक इसका विस्तार है। फिर अगर बात करें जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार यहाँ से अरे यार, यहाँ इंदिरा काल से कन्याकुमारी तक, कैप कैमोरी तक इसका जो है दूरी है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर ये लंबाई है, ठीक है। ये हो गया उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की स्थिति बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे? कैसे बताएंगे भारत की स्थिति? तो आप लोग बताएंगे कि जो भारत है, हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है, ठीक। इस तरह से आप लोग भारत के विस्तार के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग इसको बताएंगे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक तथा
37, इसको इस तरह से करिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अक्षांशों के बारे में पढ़ा, ग्लोब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, और 1-2 पॉइंट हम लोगों ने कटिबंधों के बारे में भी पढ़ लिया, और अंततः हम लोगों ने भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।